नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को सरकार की हरी झंडी, बालाघाट होगा शामिल। 9वीं और 11वीं पूरक परीक्षा की तारीख में परिवर्तन, अब 1 जुलाई से होगी परीक्षा। आठ महीने बाद भी नहीं मिली पीएम आवास की राशि, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हितग्राही। मानदेय बढ़ाने के आदेश से खुश नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नगरपालिका ने शुरू की शहर में जल प्रदाय करने की आखिरी कोशिश। कौन होगा अगला जिला भाजपा अध्यक्ष, सुगबुगाहट शुरू। और 7वें वेतनमान को लेकर लामबंद हुए अध्यापक, दी आंदोलन की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 कर दिया है। इसके बावजूद भी जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार के किए गए वादे और घोषणा पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं करने का कारण बीते दिनों घटनाक्रम को बताती है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान अध्यक्ष आंगनवाड़ी कार्यकर्ता योगिता कावड़े बताती है कि सरकार ने पिछले 3 महीने का मानदेय नहीं दिया है। इसके अलावा पूर्व में की गई कुछ घोषणाएं अब तक अमल में नहीं लाई गई है। इसलिए जब शासन का मानदेय बढ़ाने वाला पत्र उनके पास नहीं आता, तब तक वह इस घोषणा को अधूरा ही मानती है। अभी तो फिलहाल राज्य सरकार से हमें किसी भी प्रकार का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए तो कोई आदेश नहीं। राज्य सरकार से तो अभी हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में भी कमलनाथ सरकार ने हमारा कुछ प्रतिनिधि मंडल भोपाल गया था, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास 5 साल अभी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। उन्हें आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया था, प्लस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नहीं, आशा कार्यकर्ताओं का 2,000 रुपये बढ़ाया है उन्हें। अच्छा, ये बताइए, जैसे उम्मीद लग रही है आप लोग को भी? नहीं, अभी तो फिलहाल मुझे राज्य सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, पर केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के द्वारा हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जिलों में बात करी थी, तो उन्हें 1,500 रुपये घोषणा करी थी कि बढ़ाया है, पर आज दिनांक तक तो उसका कोई आदेश नहीं है। कहा जा रहा है कि जुलाई में मिलेगा, अगर हाथ में आ गए तो मान लेंगे। मतलब अभी तक कोई आदेश हाथ नहीं, हमारे पास तो अभी कोई आदेश नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अलग अलग उम्मीदें दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वह अभी भी अपने बड़े मानदेय को लेकर आश्वस्त दिखाई नहीं दे रही है। हम लोगों का अप्रैल, मई और ये जून चल रहा है, हम लोगों का 3 माह का वेतन नहीं मिला। जो राज्य सरकार से 3-3 हज़ार रुपये केंद्र सरकार से जो 3-3 हज़ार रुपये मानदेय डलता है, अतिरिक्त मानदेय, वो आ चुका है। अभी 2 दिन पहले ही आया है, पर जो 7,000 रुपये राज्य सरकार से हमें मानदेय डलता वो अभी तक नहीं आया, जिससे कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने घर परिवार चलाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एवं 18 से 19 महीने हो गए हैं जो भवन किराया भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मकान मालिकों को नहीं मिला, और हम अधिकारियों को आए दिन इसकी गुहार लगा रहे हैं। हमारे अधिकारी कहते हैं अपने जेब से दो। जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में पेमेंट ही नहीं आती तो अपने जेब से भवन किराया कैसे देंगे? मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार बिजली के बिल में किसी प्रकार की परेशानी, मीटर खराब होने पर रीडिंग अधिक आना या फिर बिजली से जुड़ी हुई कोई भी समस्या के निराकरण के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण किया जाता है। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के स्थित बिजली वितरण कंपनी कार्यालय में 21 लोगों के बिजली बिलों का निराकरण किया गया। समिति में आज ये निर्णय हुआ है कि जितने भी बिल जो ज़्यादा आ गए हैं तो उनका निराकरण समिति के सामने आया, हमारे सामने, और हमने रीडिंग देखे उनके जो वर्तमान की रीडिंग देखे और उसमें मिलान किए, तो जिनके ज़्यादा रीडिंग आ गई है धोखे से, शायद कंप्यूटर वाले की गलती के कारण, तो उनका कम कर दिया गया बिल, और जिनकी रीडिंग सही है। पहले जो 200 रुपये वाले जो मीटर चल रहा था, उसमें एक कांग्रेस गवर्नमेंट की एक नया सवेरा करके जो स्कीम है, उसी में पूरे बिल तब्दील हो जाएंगे, और जैसे बिल पहले आते थे वैसे बिल फिर आएंगे। और कुछ बिल मैंने लेके आया है लक्ष्मी मेश्राम जी का, 1677 रुपये का था,
जिसको मैंने कटवा के चेक करवा के 120 रुपये में करवाया। ये देखिए। किस योजना के तहत मतलब? ये योजना के तहत मैं इनको मीटर लगवाए थे जो फ्री कनेक्शन लग रहे थे, तो उसमें 4 महीने से बिल नहीं आया था इनका, 6 महीने से। बीच में मैं बोल बला के यहाँ पर 900 कुछ रुपये पटाया गया था, उसके बाद सीधा 1677 रुपये का बिल दे दिया गया था। बैठक में यही है कि सरकार की जो मंशा है कि अगर बिजली बिल जो गलत आते हैं तो उनका टाइम पे निराकरण होना चाहिए। तो उसमें 21 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका टाइम पे निराकरण किया जा रहा है। आज कितने निराकरण किए गए? 21 आवेदन आए। किस संबंध में सर? ये किसी का रेटिंग ज़्यादा है, यही समस्या। आगामी माह में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची कैसे तैयार करें, इस विषय पर बालाघाट जनपद में नगरपालिका व जनपद पंचायत के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें नगरपालिका के 33 वार्ड, जनपद के 77 ग्राम पंचायत के सचिव उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लगातार मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चुनाव के पहले करवाया जाता है। इस कड़ी में यह कार्य एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हम लोग 30 सितंबर को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार के सूचियों का प्रकाशन होगा। अब रही बात आपके जो पुनरीक्षण मतदाता सूची की समय सारणी की, आवेदन पे ये प्रक्रिया ये हो जाएगी कि मैंने आवेदन दिया, मेरे पास ये साक्ष्य है और वही पावती आज आवेदन दिया, 3 दिन बाद उसकी जो पेशी होगी आरोप कार्यालय में प्रमाण के लिए जरूर संतुष्टि के लिए अपने कुछ दस्तावेज साथ में लेना चाहे तो जरूर ले जाए। उसका राशन कार्ड हो सकता है, उसका मतदाता परिचय पत्र हो सकता है। तो पंचायत बालाघाट में जो आने वाले समय में स्थानीय निकायों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के और नगर पंचायतों के, नगर पालिका के, इस संबंध में मतदाता सूची कैसे तैयार की जानी है और मतदाता सूची में किस प्रकार की जो त्रुटियाँ हैं उनको कम से कम त्रुटियाँ हों और शुद्ध मतदाता सूची बने। जो लोग जिस वार्ड में निवास करते हैं वहाँ पर उनका नाम हो और जो नए लोग हैं, नए मतदाता हैं, उनका समावेश हो, उनका नाम जोड़ा जाए। इसे तो एक विस्तृत जो ट्रेनिंग थी यहाँ पर आज 2 शिफ्टों में दी गई। पूरी 77 ग्राम पंचायतों के साथ नगर पालिका के 33 वार्डों के जो प्राधिकृत कर्मचारी हैं और जो सचिव हैं उनकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। और प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे बीच में श्री आरेश मरावी जी पंचायत लोक शिक्षण संस्थान संचालनालय भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाओं की तिथियों में संशोधन कर दिया गया है। पहले यह परीक्षाएं 19 जून से शुरू होना था, अब नई तिथि के अनुसार परीक्षाएं 1 जुलाई से होगी। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि भीषण गर्मी और विभाग में चल रही अन्य परीक्षाओं को देखते हुए इस परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया गया है। 9वीं और 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाएगी। छात्रों को अपने संबंधित ब्लॉक में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, वहीं जाकर उन्हें परीक्षाएं देनी होगी। कक्षा 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थी, पूरक परीक्षा 19 जून को होना था और 20 जून से कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही थी। गर्मी को देखते हुए और हमारे विभाग में अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है, डीएलएड की परीक्षाओं का भी केंद्र हमारे बालाघाट स्तर पर है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की जो पूरक परीक्षाएं 1 जुलाई से प्रारंभ की जाना है। 1 जुलाई को 11वीं की पूरक परीक्षाएं और 2 जुलाई से कक्षा 9वीं की पूरक परीक्षाएं संपादित होगा। सर, सारे जिले के सारे छात्र बालाघाट में आएंगे या पेपर देने के लिए अपने अपने स्थानों में अपने अपने स्कूलों में दे पाएंगे? ये ब्लॉक स्तर पर मतलब जो व्यवस्था हम देंगे उसके अनुसार ही होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के प्रमाण पत्र वितरण होने के 8 महीने बाद भी शहर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी आवास टोली के लोगों को राशि का वितरण नहीं हुआ है। अब बारिश सर पर खड़ी है और लोगों को अपने मकान पूरे करने की चिंता सताई जा रही है। पूरे मामले पर नगरपालिका अध्यक्ष बताते हैं कि लगातार हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जा रही है। गायखुरी के विषय में जल्द ही संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, जिससे इन हितग्राहियों की परेशानी दूर हो सके। बैंक और नगरपालिका के चक्कर लगा ली है, लेकिन कहीं से भी कोई उचित जवाब नहीं मिल रहा है। 6 महीना पहले प्रमाण पत्र मिला था, आज तक राशि खाते में जमा नहीं हुई। अब हमको तो अभी 6 महीना हो गया, पैसे नहीं मिल रहा है और हाउ करते जा रहे, रोज की रोज कर रहे हैं। आजकल करते जा रहे हैं। एक भी राशि नहीं मिली? नहीं, एक भी नहीं मिली। तो ये बताए तो क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या वजह लग रही है? अब पता नहीं क्या वजह से लग रही है। तो रोज जा के हो रहे, नगर पालिका बैंक में जा रहे तो बैंक में पैसा नहीं आ रहा है। नगर पालिका वाला बोलता है पहुँचा दिया हूँ, ऐसा क्या कारण है तो पता ही नहीं।
पार्षद प्रतिनिधि संतोष लीलारे बताते हैं कि हमारे वार्ड में ऐसे 2 दर्जन से अधिक हितग्राही है जिनको प्रमाण पत्र मिले महीनों बीत गए, लेकिन आज तक राशि जमा नहीं हुई है। इस विषय में उन्होंने सीधे सीधे अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। भैया ऐसे लगभग 25-30 हितग्राही होना चाहिए जिनको 8-10 माह पूर्व इनको प्रमाण पत्र मिल चुका है और आज तक एक भी राशि आवंटन नहीं की जिनको। और ऐसे जो लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी राशि प्रदान की गई और उससे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ मामला लेन देन का ना हो, क्योंकि वाजिब जो हितग्राही उनको नहीं मिल रहा है और जो हितग्राही नहीं है जिनको जो पात्रता नहीं रखते उनको लाभ मिल रहा है इसका। ये तो 8-10 माह हो गया इनको, कम से कम विधानसभा के 2 माह पूर्व इनको पहले मतलब प्रमाण पत्र दिया गया था, उसके बाद भी आज दिनांक तक पैसे नहीं डले इनके खाते में। जैसे मैं भी जाता हूँ जैसे पूछने तो आज डलेगा कल डलेगा, जैसे ये भी चले जाते हैं हमारे नहीं रहते में तो आज डलेगा कल डलेगा, बस यही चलता है। शहर के लगभग 1430 हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करवा दी गई है। 400 लोग बचे हुए हैं जिनका अप्रूवल कलेक्टर से आना बाकी है, जिनको प्रमाण पत्र वितरण हो गया है और राशि नहीं दी गई है उनके खातों में परेशानी होगी। जल्दी ही इस विषय में जानकारी ली जाएगी और राशि हितग्राहियों के खाते में जमा करवाने के लिए कहा जाएगा। लगभग हमने 1430 लोगों के खाते में डाल दिए, 400 कुछ लोग और बचे हुए तो जिनकी कलेक्टर से अप्रूवल आने की बची है। हाँ, जिनको प्रमाण पत्र दिए जिनके खाते में नहीं गई है, हो सकता है उनके खातों में कोई कारण परेशानी रही होगी, किसी का खाता क्रमांक गलत रहा होगा, किसी के घर में दोबारा चेक करने गए थे कोई दिक्कत रही होगी, लेकिन लगभग हितग्राहियों के खाते में पैसे चले गए हैं, 1-2 किस्त और किसी के खाते में पूरी किस्त चले गई है और अभी बचे कुछ जितने लोग हैं उनके भी खाते में हम किस्त डालने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत डीएलएड मुख्य परीक्षा का आज से आगाज हुआ। नगर के 2 परीक्षा केंद्रों में डीएलएड परीक्षा 2 चरणों में संपन्न हुई। इस परीक्षा में करीब 600 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इस संदर्भ में डीएलएड परीक्षा प्रभारी रेखा वानखेड़े ने बताया कि डीएलएड परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया गया। एमएलबी स्कूल में डीएलएड प्रथम वर्ष में 231 एवं डीएलएड द्वितीय वर्ष में 321 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं डाइट डीएलएड परीक्षा प्रभारी श्री नागपुरे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। लगभग 6 महीने में किए गए सर्वे और जांच के आधार पर अब तक महज 31 मलेरिया के पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं। इस संदर्भ में जिला मलेरिया अधिकारी एस तिड़गाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। वर्तमान में स्थिति मलेरिया की बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में चल रहा है और अभी तक इस साल 1 जनवरी से लेके अभी तक मात्र 31 केसेस पूरे जिले भर में मिले। मुक्त तो नहीं हुआ है, टाइम लगेगा। मुक्त करने के लिए तो ऐसा है कि 3 साल यदि लगातार नहीं मिलेंगे केसेस तब अपन मुक्त बनेंगे कि मुक्ति मिलेगी मलेरिया से। यानी मलेरिया समाप्ति की अभी इलेमिनेशन फेज में है। अब नेशनल प्रोग्राम तो बहुत सालों से चल रहा है और काफ़ी प्रयास से चल रहा है। बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं, जैसे गन्नू से मछली भी डालते हैं मलेरिया के लार्वा को नष्ट करने के लिए, फिर मच्छरदानी भी बटी है, फिर स्प्रे भी होता है। ये सारे प्रयास होते रहते हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं, तो उसी कारण ही कम हुआ। तो सर अभी अधिकतम किस क्षेत्र में है? ये तो अपने ट्राइबल ब्लॉक में ज़्यादा रहता है, भैया बिरसा और रसवाड़ा। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में हाईटेक जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आयोजित इस जन सुनवाई में जिले भर से आए लोगों ने जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। इसके साथ ही उन समस्याओं का निराकरण करने की गुहार लगाई। जिला अधिकारियों ने जनता की विभिन्न समस्याएं सुन संबंधित विभाग के अधिकारियों से जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। आयोजित इस जन सुनवाई में आए पीड़ितों ने बताया कि जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर 7 जून 2017 को हुए खैरी पटाखा विस्फोट कांड के पीड़ितों को अब तक इंसाफ नहीं मिला है और घटना के 2 वर्ष बीतने के बाद भी वे शासकीय योजनाओं और शासकीय मदद के लिए सहकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार की शासकीय मदद नहीं मिल पा रही है। 2 साल पूर्व जो खैरी में दुर्घटना घटी थी बम ब्लास्ट की,
उसमें मेरी पत्नी श्रीमती सरिता बिलावे घायल थी। इसमें 26-27 लोग मृत्यु हुए थे इसके संबंध में। तो इसमें घायल हुए थे, तो क्या मांग को लेके आए थे? मांग ये है मेरी कि मेरी पत्नी जो जिसका इलाज 2 साल पूर्व भिलाई में चल रहा था, वो आज भी इलाज चल रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है, इस वजह से आए। तो कुछ राहत राशि तो दी गई थी? राहत राशि उस समय दी गई थी। कितनी दी गई थी? 1,05,000 रुपये राहत राशि दी गई थी। इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और जो इलाज चल रहा है वो मैं अपने पास से लगा रहा हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता हूँ। राजेंद्र सिवने ने सेंट्रल बैंक शाखा सोनपुरी के मैनेजर पर उनके खाते से 1,74,000 रुपए की राशि निकालने का आरोप लगाया है। सेंट्रल बैंक के मैनेजर द्वारा ये बिना सील साइन के पैसा निकाल लिया गया, जिसकी आज तक की कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमले के विरोध में मंगलवार को जिले के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्यों से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर कार्य से विरत रहकर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। हमारी मांगे पूरी करो, अधिवक्ता एक काफ़ी लंबे समय से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हमारे द्वारा मांग की जा रही है और लगातार अधिवक्ताओं पर हमले किए जा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज सभी अधिवक्ता न्यायालयीन कार्य से विरत होकर प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत भरवेली और हीरापुर के ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे व बीपीएल कार्ड की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। जन सुनवाई में आए 3-4 बार हम लोग भरवेली हीरापुर की जनता के साथ में आए थे। हम लोग वार्डों में गए तो काफ़ी लोग परेशान हैं, जिनको आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिनों से रह रहे, कोई 20 साल, कोई 50 सालों से बहुत परेशान है। तो हम लोगों ने निरीक्षण किया गरीब लोगों का, और उन लोगों का फार्म वगैरह भी भरे पट्टे के, और हमने खसरे नक्शे भी निकाले तो उसमें पता चला कि चरनोई है, घासबीड़ है, मरघट है, ढोरकोड़ी है, और जबकि ये है ही नहीं है। वहाँ पे सब बस्तियाँ बस चुकी हैं, मरघट अलग है। और जन सुनवाई में भी हमने लगाए थे कागज़, अभी तक इनकी कोई सुनवाई लगाए थे मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हमने 60 बीपीएल सर्वे सूची में जुड़ाने के लिए तहसीलदार साहब को लगाए थे हमने मार्च में, 26 मार्च। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में खैरलांजी ग्राम डोंगरिया निवासी भीमराव लिल्हारे ने जनवरी माह में बनाए गए सभा मंच की राशि का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। कहाँ बनाए थे सभा मंच? और डोंगरिया पंचायत। किसने बनवाया था? सरपंच। अच्छा, तो आपने बना के दिए थे? लेबर भी आपके थे? अन्य समुदाय की तरह अब किन्नर समुदाय ने भी सामुदायिक भवन के लिए शासकीय भूमि की मांग की है। अपनी इसी मांग को लेकर किन्नर रूपा नायक और किन्नर डॉली मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन करने व सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए राजस्व भूमि दिए जाने की मांग की है। हमारे जो भी किन्नर भाई लोग हैं, हमारा जो फंक्शन होता है तो वो हम लोगों को ऐसे करना पड़ता है, रोड पे टेंट डाल के, हमको तकलीफ होती है। हम कलेक्टर जी से निवेदन करते हैं कि वो हमारे को कोई सरकारी ज़मीन प्रदान करे और उसमें हम अपना भवन बनाएं और फिर हमारे हर कार्यक्रम हम उस भवन में कर सकें। उसके लिए हम जिले में 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों में बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान और उनके उपचार के लिए दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान विगत 10 जून से प्रारंभ किया गया है, जो 26 जुलाई तक चलाया जाएगा। यह अभियान विगत 10 जून से प्रारंभ किया गया है, जो 20 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर अभिभावकों से बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं तथा गंभीर रोगों, शारीरिक व्याधियों से ग्रसित पाए गए बच्चों के उपचार के लिए त्वरित प्रबंध किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान डॉक्टर परेश उपलब्ध ने बताया कि जिले में दस्तक अभियान की शुरुआत 3 दिनों पहले ही हुई है। जिले में इन 3 दिनों में 26,000 बच्चों की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 1088 गांवों में
काफ़ी संख्या में कुपोषित बच्चे मिले हैं, जिनमें 458 बच्चे कुपोषित, 500 बच्चे एनीमिया और डायरिया के 377 बच्चे पाए गए हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य अमले के द्वारा तत्काल इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनआरसी के क्राइट एरिया में समतुल्य होने पर कुपोषित बच्चों को एनआरसी में शिफ्ट किया जा रहा है। एनीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसप्लांट करने के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही इससे चिन्हित किए गए बच्चों का इलाज भी किया जा रहा है और उनका फॉलो अप भी लिया जा रहा है, जिससे जानकारी रहे कि वे ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि दस्तक अभियान के लिए जिले में कुल 289 टीमें घर घर जाकर प्रत्येक परिवार से मिलकर उन्हें हाथ धोना, ORS बनाना सिखा रही है। साथ ही उन्हें 2-2 पैकेट ORS भी दिए हैं। और दस्तक अभियान के लिए राज्य सरकार से हमें 2,17,413 रोगियों के उपचार का लक्ष्य मिला है। दस्तक अभियान अभी शुरुआत हुए हैं, मात्र 3 दिन हुए हैं। इन 3 दिनों में जिले में 26,000 बच्चों तक देखा गया है, जिसमें 1,088 जो विलेज है वो कवर हुए हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में जो कुपोषित बच्चे वो मिले हैं, 458 कुपोषित बच्चे मिले हुए हैं। एनीमिया वाले बच्चे मिले हैं 500, डायरिया वाले दस्त वाले बच्चे 377 मिले हुए हैं। तो इन्हें हमारे जो स्वास्थ्य अमला लगा हुआ है, जैसे बच्चे मिले तो उन्हें उनका इलाज भी वहीं किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे अपने यहाँ एनआरसी है तो क्या कुछ बच्चों को यहाँ भी शिफ्ट किया? हाँ, जो बच्चे उसमें हैं, कुपोषित में हैं और एनआरसी में जो क्राइटेरिया रहता है उसमें फिट बैठते हैं तो उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। जो बच्चे एनीमिक हैं उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जिला अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये अभियान जो है, अभियान टोटल 1 महीना चलने वाला अभियान है। 10 जून से लेकर 20 जुलाई अभियान चलेगा। इसमें जितने भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 15 मई को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक मार्कशीट नहीं भेजी गई है, जिस कारण एडमिशन के लिए छात्रों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिले के भीतर महाविद्यालय में नेट से निकाले भी मार्कशीट को सत्यापित किया जा रहा है, लेकिन एडमिशन के समय ओरिजिनल मार्कशीट देना जरूरी होगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्यों में एडमिशन के लिए जा रहे छात्रों को सीधे शब्दों में ये कहकर वापस करा दिया जा रहा है कि उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। बोर्ड द्वारा हमें मार्कशीट अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही प्राप्त होगी उसका वितरण कर दिया जाएगा। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आगामी सप्ताह के अंदर मार्कशीट जिले में पहुंच जाएगी। कक्षा ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है विश्वसनीय सूत्रों से कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा की अंक सूची है हमारे जो राज्य स्तर भोपाल मुख्यालय में प्राप्त हो चुकी है और वहां से संभवतः वितरित होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर विलंब भी हुआ तो मेरे हिसाब से 25 जून के आसपास बालाघाट या अन्य जिला मुख्यालयों पे पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो कब से वितरण चालू हो जाएगा? जैसे ही पहुंच जाएगी उसके दूसरे दिन से वितरण शुरू कर दिया जाता है। अगला जिला भाजपा अध्यक्ष कौन होगा, यह राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या किसी युवा चेहरे को मौका मिलेगा या वरिष्ठता के आधार पर पार्टी अध्यक्ष चुना जाएगा, या फिर किसी महिला को इस बार कमान सौंपी जा सकती है? इस पूरे मामले पर चाहे पार्टी के वरिष्ठ स्तर से लेकर निचले स्तर तक कोई भी खुलकर कुछ ना बोले, लेकिन चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। दूसरी ओर पार्टी ने अपने स्तर पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर और युवाओं को मौका दिए जाने की बात सामने आती रही है। इस विषय पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अभय कोचर बताते हैं कि उम्र से चाहे जिला अध्यक्ष युवा ना हो, लेकिन अपने कार्यों से युवा होना चाहिए, जिसमें कार्य करने का नया जज्बा और सबको साथ में लेकर चल सके, वही व्यक्ति भाजपा जिला अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे होगा। निश्चित तौर पर हर युवा चाहेगा कि कोई भी संगठन का जिला अध्यक्ष युवा हो या युवा जैसी सोच रखें। तो निश्चित तौर पर हम भी चाहते हैं कि एक युवा जोश वाला व्यक्ति संगठन की कमान संभाले। हालांकि अभी जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उसमें हमें ऐसा कहीं नज़र नहीं आता कि उनके कार्यशैली में कहीं उम्र आड़े आती है। युवा जोश के साथ काम करते हैं और उनको देख कर के हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो अनुभव भी कई बार मायने रखते हैं। तो अनुभव के साथ कोई युवा जोश वाला व्यक्ति यदि अध्यक्ष पद की कमान संभालता है तो निश्चित तौर पर यह सौभाग्यशाली होगा। और जहाँ तक बात है देश के युवाओं की, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से युवा जो जुड़ता है वो एक विचारधारा को लेकर जुड़ता है। अगर मैं भी भारतीय जनता पार्टी में आया
तो एक विचारधारा को पोषित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अध्यक्ष कोई भी हो, नेतृत्व कोई भी हो। भाजपा का हर कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष बनने की दावेदारी पेश कर सकता है। यह सब कुछ संगठन को तय करना है कि किसे जिले की कमान सौंपना है। हम सभी उनके साथ मिलकर काम करेंगे जिसे अध्यक्ष बनाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी का अपना एक लोकतंत्र है और इसमें मैं समझती हूँ यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छोटा कार्यकर्ता भी शून्य से शिखर की यात्रा कर सकता है। अभी वर्तमान में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में लोकसभा के चुनाव 2019 के लड़े गए और अपार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कल ही आदरणीय JP नड्डा जी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। संगठन की अपनी प्रक्रिया है, सदस्यता अभियान से लेकर जो संगठन के विभिन्न जैसे राष्ट्रीय रचना, फिर प्रदेश, फिर जिला, फिर मंडल स्तर, फिर ग्राम केंद्र तक की सारा रचना होगी और निश्चित ही पार्टी जिन भी लोगों को अवसर देगी, हर प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप में मंझा होता है। उसके लिए व्यक्ति नहीं, व्यक्ति से बड़ा दल और राष्ट्र प्रेम का भाव उसके मन में होता है और जो पंच निष्ठाएं होती है वो उसका पूरी तरीके से पालन। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी बताते हैं कि जिला अध्यक्ष बनाए जाने की प्रक्रिया निचले स्तर से शुरू होती है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय निकाय चुनाव से पूर्व जिला अध्यक्ष बनाए जाने हैं। जब रमेश रंगलानी से दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी में बहुत अधिक योग्य लोग हैं जो जिला अध्यक्ष बन सकते हैं। हमारे यहाँ सदस्यता होती है, हर 6 वर्ष में सदस्यता होती है, लेकिन पिछले बार अपने यहाँ सदस्यता हो गई है। इस बार जो हमारी जो पुरानी सदस्यता थी करीबन 70,000 करीबन अपने बालाघाट जिले में है, उसमें 20% की सदस्यता हमने इस बार करनी है। जहाँ जहाँ 20% की मंडल में सदस्यता हो जाएगी वहाँ मंडलों के चुनाव होंगे। मंडलों के चुनाव हो जाने के बाद फिर जिले का चुनाव होता है और जब तक वो चुनाव नहीं हुए तब तक कार्यकाल किसी का समाप्त नहीं होता है। वो कार्यकाल तो अब 3 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक वो कार्यकाल चलते रहता है। जिले का चुनाव हो जाने के बाद फिर प्रदेश का चुनाव होता है और प्रदेश के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसके आखिर में, और इस सब पूरी प्रक्रिया में लगभग 6 माह का समय है। शहर के लोगों को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े, इसीलिए नगरपालिका ने अपनी लास्ट कोशिश शुरू कर दी है। बजरंग घाट से पुनः पानी वापस ढीमाटोला स्थित फिल्टर प्लांट लाया जा रहा है, जिससे आगामी 7 दिनों तक शहर को पानी प्रदाय किया जा सकेगा। आपको बता दें कि जिले की जीवनदायिनी वेनगंगा मई माह में ही सूखने की कगार पर आ गई थी, जिसके बाद से नगरपालिका लगातार दिन रात एक कर नगर की जनता को पानी प्रदाय करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह अंतिम कोशिश दिखाई दे रही है, क्योंकि बजरंग घाट का पानी सूखा तो फिर वेनगंगा में पानी नहीं होगा। मंगलवार को नगरपालिका ने बजरंग घाट से ढीमाटोला पानी वापस लाने के लिए नदी में JCB उतारी और नाली बनाकर पानी को पुनः फिल्टर प्लांट तक लाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 1 माह के दौरान फिल्टर प्लांट तक पानी लाने के लिए नगरपालिका ने अपने सारे जतन पूरे कर लिए हैं। अब वेनगंगा में बजरंग घाट के अलावा और कहीं पानी नहीं बचा है, जिसके बाद अब नगरपालिका की उम्मीदें भी बारिश ही हुई है। देखो, हमारे पास फिल्टर प्लांट के पास इंटेक वेल में जो पानी था वो बहुत कम हो गया है और उम्मीद ऐसी थी कि अभी तक बारिश आ जाना चाहिए था, पर बारिश की अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसलिए आने वाले 1 सप्ताह की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर मशीन लगाकर एक पानी का बाईपास बना रहे हैं। मतलब जो बजरंग घाट की तरफ पानी है उसको पोकलैंड मशीन से लगाकर इंटेक वेल पे ले जाने के लिए हम अभी एक नाली बनवा रहे हैं कि अगर पानी और नहीं आया, अगर 1-2 दिन में आ जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर 1 आध सप्ताह लेट हो जाए तो हमारा शहर प्यासा ना रहे। उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा ये काम हो जाएगा और हम इस पानी को, अतिरिक्त पानी की व्यवस्था भी हम करके रख रहे हैं 1 सप्ताह तक के लिए। एक दिन पहले ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 6 महीने के कार्यकाल को सफल और बेहतर बताया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां गिनाई, तो उसके 1 दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की 6 महीने की सरकार को असफल बताया। मंगलवार को बाकायदा भाजपा के पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सरकार को जनता और किसान दोनों के लिए असफल बताया। उनके अनुसार कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल हुई है। कमलनाथ सरकार के वो 6 महीना पूरे होने पर उनके द्वारा जो वचन पत्र दिया गया था उसको उन्होंने कागजों पर पूरा होना बताकर अपनी पीठ
थपथपाई जा रही है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, जबकि वो उल्टा है। उन्होंने 6 महीने में, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज़ को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने वचन पत्र में जो कहा था कि 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा हम माफ़ करेंगे, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 लाख तक का कर्जा तो दूर, इन्होंने 5,000, 10,000, 15,000 वाले कुछ कर्जे माफ़ करके उन्होंने अपनी समझ लिया कि हमने कर्जे माफ़ कर दिए। मध्य प्रदेश शासन ने अध्यापक संवर्ग का संविलियन राज्य शिक्षा के अंतर्गत कर दिया है। 1 साल बीतने के बाद भी 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। इस बात को लेकर अध्यापक संघ अब एक बार फिर संगठित दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अध्यापक संघ ने बाकायदा बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान संघ के सभी पदाधिकारी और अध्यापक उपस्थित रहे। अध्यापक संवर्ग अब स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ज्ञापन सौंपकर इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश के सीएम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमारी जो बैठक है वो प्रांतीय नेतृत्व हमारे भरत भाई पटेल के निर्देशानुसार हमने आयोजित की है और काफ़ी गंभीर विषयों को लेकर हमने आज विचार विमर्श किया है अपने अध्यापक साथियों के साथ। शासन ने हमारा संविलियन राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत कर दिया। 1 साल बीत चुके, हमारा जो संविलियन है वो 1/7/2018 से हम राज्य शिक्षा सेवा के अंतर्गत आ गए और हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है। उन आदेशों में, हमारे संविलियन के आदेशों में स्पष्ट लिखा है कि हमको 1/7/2018 से राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है। सरकारी हम कर्मचारी हो गए हैं, तब से हमको 7वां वेतनमान देना तय हुआ है सरकारी आदेशों के अनुसार। हम अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं। जो चीज़ सरकार ने घोषित कर चुकी है, पूर्ववर्ती सरकार ने घोषित कर चुकी है कि 1/7/2018 से 7वां वेतनमान लगना चाहिए था। आप बताइए कि 1 महीना बचा है, 1 साल होने को आ गए हैं, तब भी उसका इम्प्लीमेंट 7वें वेतनमान का लाभ पूरे मध्य प्रदेश के अध्यापकों को आज पर्यंत नहीं मिल पाया है। इसीलिए इस विषय को लेकर हम यहाँ बैठे। क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति ये है कि हम सरकार को मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा 19 जून को बालाघाट जनपद में जिला सचिव संघ का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी 1 दिन पहले ही बालाघाट पहुंच गए हैं। कार्यकारिणी में पदाधिकारियों ने बताया कि जिला अध्यक्ष सचिव संघ के लिए 3 सचिव ने नामांकन दाखिल किया है। जिले के 672 सचिव मिलकर इन 3 सचिव का भाग्य का फैसला करेंगे। यह चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः गुप्त रूप से होगी। मध्य प्रदेश सचिव संगठन के पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। विभिन्न चरणों में सचिव संगठन के चुनाव जिला और ब्लॉक अध्यक्षों को संपन्न हो रहे हैं। एक पहला विषय यह है कि हमारे बालाघाट का निर्वाचन है। दल पूरा कल आएगा सवेरे तक। बाकी उससे पहले हम 2-3 लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जिला अध्यक्ष का नामांकन है और निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी अभी। और इसके साथ ही संगठन की जो दूसरी चीज़ें हैं, हमारे महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के, आगामी रणनीति को लेकर के आज हमारे यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। और हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी जो बालाघाट के कर्तव्यनिष्ठ लोग सचिव साथी हैं, जिन्होंने सचिवों के लिए हमेशा 3 लोगों के बीच में जिला अध्यक्ष का चुनाव है और ये हर ब्लॉक स्तर पे मत पत्र द्वारा होगा। तो कितने सचिव जिला अध्यक्ष? 672 के लगभग सचिव मत डालेंगे। सर जैसे कल देखा गया, कल ही होंगे ना चुनाव? कल होंगे। सर ये देखा गया कि ब्लॉक अध्यक्ष का भी चुनाव है, तो उसकी कैसी क्या प्रक्रिया है? ब्लॉक अध्यक्ष का फॉर्म आवेदन वहीं होगा और अगर 1 से अधिक हुए तो निर्वाचन होगा। सर तो कितने बजे चुनाव होगा? वोटिंग कैसे? वोटिंग कितने बजे चालू होगी? वोटिंग होगी 3 बजे से 3 बजे 5 बजे तक परिणाम आ जाएंगे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर जिले की वारासिवनी और लालबर्रा में भी अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांग है यहाँ पर कि हमारी यूपी बार काउंसिल की अध्यक्षा श्रीमती दरवेश यादव की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई कोर्ट परिसर में। हम लोगों ने अधिवक्ताओं के सामने ये प्रश्न है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है। हम इसलिए अधिवक्ताओं की सुरक्षा के हित को दृष्टिगत रखते हुए ये हड़ताल करे हैं। मध्य प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल है। आज कोई भी अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं होगा, अपने कार्यों से निरत रहेगा। अब इसमें पता नहीं कैसी अटकलें आ रही हैं, लेकिन हम लोग निरंतर ये इस बात को लेकर
पहले भी हम लोगों ने स्ट्राइक की थी और आज जो माननीय श्रीमती धर्मेश यादव जी की जो हत्या की गई दिन दहाड़े, उसको लेकर हम लोग खूब क्षुब्ध हैं और हम लोग के प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। इसको लेकर के आज हम लोग फिर से हड़ताल। किस तरह से परेशानियाँ आती है आप लोग को, जैसे कि आप केस लड़ते हैं? क्या है, हम लोग ज़्यादातर आपराधिक प्रकरण हमारे सामने आते हैं। वाराणसी शहर के कॉलेज चौक रामपायली रोड पर 17 जून को अज्ञात बोलेरो चालक द्वारा मोटरसाइकिल चालक दंपति को जबरदस्त टक्कर मारने से मुरमाड़ी निवासी उमेश बिशेन और पत्नी प्रमीला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस पूरे मामले पर अब पुलिस शहर के सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह सेंगर बताते हैं कि 1 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच की गई है, जिसमें बोलेरो गाड़ी शहर के भीतर आते हुए दिख रही है जो रामपायली की ओर जा रही है। घटना के बाद बोलेरो चालक इसी ओर फरार हुआ है, जिसकी निरंतर तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई है। 17 जून को बकायदा राजपत्रक में इस बात की अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है, जिसके तहत छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत अब छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल की सभी महाविद्यालय शामिल होंगे। आपको बताएं कि अब बालाघाट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत संचालित हो रहा था। आपको बताएं कि अब तक बालाघाट रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत संचालित हो रहा था। नए आदेश के बाद अब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर, मंडला, कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर के महाविद्यालय संचालित होंगे। जानकारी के अनुसार यह मध्य प्रदेश का 13वां विश्वविद्यालय होगा। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिस पर आज अंतिम मुहर लग गई है। जानकारी के अनुसार जुलाई माह से ही नए शिक्षण सत्र की शुरुआत छिंदवाड़ा महाविद्यालय के अंतर्गत होगी। आपको बताएं कि वर्तमान समय में महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीयन प्रक्रिया चल रही है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बालाघाट जिले के महाविद्यालयों की पढ़ाई संचालित होने की खबर निश्चित ही उन युवाओं के लिए सुखद खबर होगी जो विश्वविद्यालय कार्य से जबलपुर की अधिक दूरी के कारण परेशान होते थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर बहुत अधिक महाविद्यालयों का बोझ होने के कारण समय पर पढ़ाई, समय पर परिणाम व अन्य परेशानियों का समाधान जल्द नहीं होने जैसे आरोप लगते रहे हैं। इसके पीछे स्टाफ की कमी और कॉलेज की अधिकता की ही कारण बताया जा रहा है। निश्चित ही छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने से इसमें महाविद्यालयों की संख्या कम होने से अब छात्रों को सुविधाओं का लाभ व समय पर परीक्षाएं आयोजित होने की उम्मीद लगाई जा रही है। जनपद पंचायत कार्यालय के सभा कक्ष में 18 जून को दोपहर 12 बजे से सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, किसानों की कर्ज माफी, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आवास पट्टा वितरण, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, वर्षा ऋतु के दौरान स्वास्थ्य सेवा हेतु आवश्यक औषधि की व्यवस्था, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। यह बैठक जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी की अध्यक्षता एवं जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, समिति सभापतियों, जनपद सदस्यों व मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी की उपस्थिति में संपन्न हुई। महत्वपूर्ण विभाग की जब बैठक समीक्षा चल रही थी तो मुझे छोड़ दो, चलो मुझसे दुश्मनी होगी जो भी होगा, लेकिन सभापति क्यों नहीं थे? उस विभाग के सभापति भी क्यों नहीं थे? सारे कैसी समीक्षा उठाई समीक्षा इसका मुझे तो पहले तो होगी कि मुझे बिल्कुल सूचना नहीं। जो बता नहीं आती है उनके कहा जाएगा वो है दुश्मनी होगी है ना। ऐसे में आप लोग आप अधिकारी हो, आपको सबको लेके समस्त विभागीय समीक्षा की गई और साथ ही प्रमुख जो योजनाएं जनपद पंचायत के अधीनस्थ क्रियान्वयन की जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा ली गई। तो मुख्य रूप से जनपद पंचायत लालबर्रा में पानी की शुद्ध पेयजल की बहुत दिनों से समस्या आई रही थी, उसके लिए भी प्रस्ताव लिए गए हैं। साथ ही जनपद पंचायत में राजस्व विभाग को लेके बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, जिसमें कि तरह तरह के लोगों की शिकायतें का निराकरण करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार महोदय को दिनों हमारे शहर में व्यापारियों के पीछे एक अतिक्रमण का जो झंडा चला, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे व्यापारी जो निर्दोष थे उनके ऊपर भी अतिक्रमण का झंडा चला। हमने एक प्रस्ताव लिया कि शासन के माध्यम से जो बारिश के कारण उनकी दुकानों में जो बौछार आ रही पानी का, तो कम से कम 2 फीट से 3 फीट तक वो अपनी दुकान में साइड लगा सकें, इतनी व्यवस्था बना दी जाए। और दूसरी एक समस्या थी हमारे आदरणीय बुपचे जी की कृषि समिति सभापति, जो किसान हमारे बैंक में बंधक बना के रखे हुए हैं अपनी कृषि भूमि को, वो लोग पूरा पैसा पटाने के बाद
और हमारे बैंक के मैनेजर महोदय द्वारा लिखने के बाद भी हमारे तहसीलदार महोदय वो बंधक को हटा नहीं रहे हैं और वो पंजीयन कार्यालय भिजाए हैं ताकि किसान इधर उधर भटकते हुए अपने कृषि समस्याओं से दूर हो जाए। अभी कृषि कार्य चल रहा है, वो सारे कार्य छोड़ के वारासिवनी जाएँ, बालाघाट जाएँ और ये सारे वहाँ से निर्णय लेके तब जाके बंधक हटाएंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने आकर के देखा कि यहाँ जनपद अध्यक्ष बैठी हुई हैं जो कि बहिष्कृत हैं। ऑलरेडी कोर्ट का जो है अभी निर्णय आया नहीं है और कोर्ट के निर्णय के बगैर सीओ गायत्री सारथी द्वारा जो है उन्हें जनपद उनकी अध्यक्षता में बैठक ली जा रही थी। अध्यक्ष जो कि कोर्ट से ऑलरेडी स्टे पे उसकी अध्यक्षता में बैठक लेना ये गैरकानूनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका दायर की गई है और पहले से याचिका पर सुनवाई चल रही है और ऐसे में ऐसा कृत्य किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मेरे द्वारा सीओ साहब से कहा गया कि मैं तो इस बैठक को मतलब जो है ना इनकार करता हूं और मैं बैठक से उठ के बाहर निकल गया। माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित समस्याएं रखी और जो उपस्थित अधिकारीगण हैं उन लोगों ने उसका निराकरण या उसका उत्तर देने का प्रयास किया। नहीं, इस प्रकार से तो वो होती रहती हैं कि कुछ सदस्य किसी बात पर नाराज होते हैं, है ना। तो अभी एक मुद्दा उठा था कि जिला पंचायत के सदस्य या फिर अध्यक्ष मीटिंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो वही वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो समीक्षा कर सकती हैं, बिल्कुल क्षेत्र में आकर के समीक्षा कर सकती हैं। लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाली खारी नदी से लगातार रेत माफियाओं द्वारा रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिस पर प्रशासन की खामोशी से ग्रामीण बहुत अधिक परेशान हैं। मंगलवार को बाकायदा खारी सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अवैध उत्खनन रोकने की मांग की। ग्राम खारी नदी से अवैध रूप निकासी लगातार विगत वर्षों से चले आ रहा है, जिस पर ग्रामीणों ने अलग अलग आवेदन लगाया है, जिसमें मैंने भी पूर्व में कलेक्टर, एसपी, माइनिंग और तहसीलदार को आवेदन दिया है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और प्रशासन से काफ़ी नाखुश है गांव की जनता, इसलिए सारे लोग आए हुए हैं। अगर संतोषजनक कार्रवाई न हो तो आगे भी यह कदम उठाए जाएंगे, उच्च स्तरीय एवं न्यायालय के शरण में जाकर परिवाद भी लगाएंगे। आज थाने में और तहसील कार्यालय में अवैध रेत के संबंध में ज्ञापन सौंपने हैं। तो क्या कहा है उच्च अधिकारी ने अभी जैसे चर्चा? तहसीलदार साहब को तो ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन थाने में आने पर टीआई साहब नहीं थे। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ज़्यादा पब्लिक को लेकर आकर दबाव बनाने की आवश्यकता है, हमारे द्वारा थाने में दिया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को सरकार की हरी झंडी, बालाघाट होगा शामिल। 9वीं और 11वीं पूरक परीक्षा की तारीख में परिवर्तन, अब 1 जुलाई से होगी परीक्षा। आठ महीने बाद भी नहीं मिली पीएम आवास की राशि, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हितग्राही। मानदेय बढ़ाने के आदेश से खुश नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नगरपालिका ने शुरू की शहर में जल प्रदाय करने की आखिरी कोशिश। कौन होगा अगला जिला भाजपा अध्यक्ष, सुबुगाहा शुरू। और 7वें वेतनमान को लेकर लामबंद हुए अध्यापक, दी आंदोलन की चेतावनी। तो ये थी अभी तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।